हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेज पर। और इस पर अपन जो है क्या चला रहे हैं, हम वो टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा जी, जो आपके एग्जाम आने वाले हैं नियर बाई, उनके अंदर मोस्ट कॉमनली उनके क्वेश्चंस बनने के चांसेस बन जाते हैं। उन टॉपिक का अपन क्या करें बेटा जी, डिस्कशन करेंगे। उनकी जो थ्योरी है उसको हम सुपरवाइज क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे विद इन मिनट्स, बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे जल्दी से आपका क्या हो जाए, क्विकली क्या हो जाए सर जी, रिवीजन हो जाइएगा। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। क्या रहने वाला है? एनजी ट्यूब। क्या रहने वाला है सर जी? बोलस फीडिंग। क्या रहने वाली सर जी? ये जो है लावाज ट्यूब वगैरह जो है उसके बारे में आज अपन पढ़ने की चर्चा करेंगे उस पर। तो आज का जो अपना चर्चा का टॉपिक है वो है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। क्या है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब? इसको शॉर्ट्स में बेटा जी क्या बोलते हैं? हम एनजी ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनजी ट्यूब बोलते हैं। इसको बोलस ट्यूब भी बोलते हैं, इसको गावेस ट्यूब भी बोलते हैं बेटा जी, बिल्कुल हाँ जी। चलिए, एनजी ट्यूब की बात करूं मैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि का किसकी बात हो रहा है। नेजो का मतलब हुआ बेटा जी नाक, और गैस्ट्रिक का मतलब नाक से कोई ट्यूब डालेंगे और कहाँ तक जाएगी, आपके स्टमक तक जानी है। उस ट्यूब को क्या बोलेंगे सर जी? तो उस ट्यूब को बोलेंगे हम नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। क्या बोलने वाले हैं सर जी? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब बोलने वाले हैं। ऐसी ट्यूब जिसको अपन किस किस में इंसर्ट करेंगे, स्टोमक के अंदर डालनी है। और डालेंगे कहाँ से बेटा जी? नोज के थ्रू। नोज के थ्रू पाथवे पे ये जाएगी कहाँ पे? आपके स्टोमक के अंदर जाएगी। और वहां पे जो ट्यूब डालनी है उसको अपन ने क्या बोला? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब बोला। चलिए, फिर बात करते हैं। पूछा जाता है कि ये जो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है इसका क्या पर्पज है, क्यों जो है ये ट्यूब हमने डाली नाक से और स्टोमक तक गई है, स्टोमक में ट्यूब डालने का पर्पज क्या है, ये पूछा जाता है। चोरे पढ़ ले। चलिए, ये जब पूछा जाता है तो क्या है इसका पर्पस, तो बात करें इसके पर्पस की तो फर्स्ट ये है कि इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, पेशेंट को फीडिंग देते हैं। क्या देते हैं बेटा जी? फीडिंग देते हैं। इसीलिए मैंने इसको बोला था बोलस ट्यूब बोला है। क्या बोला बेटा जी? बोलस ट्यूब बोला है। इससे इसी के थ्रू अपन क्या करेंगे बेटा जी, जो पेट है, जो स्टोमक है, उसको क्लीन करने का काम भी किया जाता है, जिसको हमने बोला क्या? गैस्ट्रिक लावाज। क्या बोला बेटा जी? स्टोमक इरिगेशन। गैस्ट्रिक लावाज या स्टोमक इरिगेशन जो है वो इस ट्यूब के थ्रू ही किया जाएगा। किसके थ्रू बेटा जी? एनजी ट्यूब के थ्रू किया जाता है। तो इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? सॉरी सॉरी। और जो इसको है बेटा जी किस नाम से जाना जाता है? गैस्ट्रिक ट्यूब, या फिर इसको बोला जाता है बेटा जी गावेज ट्यूब। क्यों बोला इसको? इसके थ्रू अपन क्या कर रहे थे बेटा जी? लावेज ट्यूब। इसके थ्रू अपने क्या बोला था बेटा जी? जो गैस्ट्रिक है, जो स्टोमक है, उसको हमने क्या करा बेटा जी? इरिगेट करा है, उसको क्लीन करा है। चलिए, फिर बात करूं मैं इसके थ्रू ही बेटा जी, हम जो आपका स्टोमक के अंदर कंटेंट पड़ा है, HCl वगैरह है, जितने भी एंजाइम्स है, उन एंजाइम का अगर एनालिसिस करना हमें, जो स्टोमक के अंदर जो फूड पड़ा है, बोलस फूड, उसका जो हमें एनालिसिस करना है, तो इस गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए भी हमें क्या कर सकते हैं बेटा जी? इसके थ्रू हम नोज के थ्रू एक ट्यूब डालेंगे, और ट्यूब डाल के वहां से क्या करेंगे? एस्पिरेट करेंगे, और एस्पिरेट करके उसकी जो पीएच है, बेस एसिडिक क्या पीएच है उस फूड की, उसको अपन चेक करें। तो गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए भी इसी ट्यूब का यूज किया जाएगा। बात करें जो स्टोमक के अंदर अगर गैस बन जाए बेटा जी, गैस भर जाए, तो उस कंडीशन में उस गैस को रिमूव करने के लिए जो ट्यूब में यूज में ली जाती है उसको भी यही बोला जाता है। तो बोलो आज की आनंद कीजिए। और ये क्या रह गए बेटा जी? ये रह गए आपके पर्पज। किसके रह गए पर्पज? तो ये रह गए पर्पज नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के, लावास ट्यूब के, एनजी ट्यूब के पर्पज है, जिनके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं बेटा जी? ये सारे प्रोसीजर करेंगे, ये काम जो है इसके थ्रू होने हैं। चलिए, फिर पूछा जाता है क्या इंडिकेशन है, किस कंडीशन के अंदर जो है हम जो है गैस्ट्रिक लावाज कर सकते हैं या स्टोमक इरिगेशन करेंगे। तो अगर पेशेंट कोई अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, या उसका गैग रिफ्लेक्स जो है क्या है? अपसेंट है। गैग रिफ्लेक्स अपसेंट है, या उसने कुछ पॉइजन ले लिया है, या जो उसकी जो अबनॉर्मलिटी है बेटा जी किसकी? लिप की और हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट की, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट प्लेट प्रेजेंट है, तो इन कंडीशन के अंदर जो अपन क्या करेंगे? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब जो है क्या है जी? इंसर्ट करेंगे। आ गई बात समझ में? बोलो चलो हाँ जी।
देखो ये तो क्या है इंडिकेशन, इन कंडीशन के अपन क्या कर सकते हैं, इस ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वो अनकॉन्शियस है तो अपन इंसर्ट कर सकते हैं। अगर उसकी गैग रिफ्लेक्स जो है वो क्या है अब्सेंट है, उस कंडीशन के अंदर अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। पॉइजन ले रखा है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो क्लैप प्लेट वाली कंडीशन है या फिर लिप वाले कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, किस किस के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनके अंदर जो है हम इस ट्यूब को क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा जी, इंसर्ट नहीं करेंगे। हमें बचना है गैस्ट्रिक लावा से, हमें बचना है स्टोमक इरिगेशन से। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, तो अगर पेशेंट ने कैरोसिन पिया है, अगर बेटा जी उसने कैरोसिन पॉइजनिंग करी है, अगर कैरोसिन पॉइजनिंग की है, तो हमें क्या नहीं करना है, हमें जो है ये ट्यूब नहीं डालनी है, इसके थ्रू उसको एस्पायरेट नहीं करना है, उस जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बाहर नहीं निकालना है। इसमें हम चारकोल वगैरह यूज करते हैं बेटा जी। इस कंडीशन के अंदर जो है क्या यूज करेंगे, चारकोल वगैरह यूज करेंगे। इस कंडीशन के अंदर हमें उल्टी भी नहीं करवानी होती है पेशेंट से। बोल देते ना जहर खा लिया तो क्या उल्टी कर ले बाहर, नहीं। इस कंडीशन के अंदर अगर डीजल ले लिया हो, पेट्रोल पी लिया हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हमें क्या नहीं करवाना होता है, गैस्ट्रिक लावाज नहीं करवाना होता है। इस कंडीशन के अंदर हम जो क्या उल्टी नहीं करवानी होती है, चारकोल वगैरह जो है वो सारी चीजें यूज करके क्या करेंगे बेटा जी, इस पॉइजनस को दूर करेंगे, पॉइजनस कंडीशन को। अगर उसने क्लीनिंग एजेंट खा लिया है, पी लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या नहीं करना है, गैस्ट्रिक लावाज नहीं करना है, हमें जो है एनजी ट्यूब जो है इंसर्ट नहीं करनी है। ये क्या है बेटा जी, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इन सिचुएशन के अंदर हमें एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करनी है। यूं मान लीजिए हमें पता है एनजी ट्यूब के थ्रू हम क्या कर रहे थे बेटा जी, एक तो फिटिंग दे रहे थे, तो इस कंडीशन में हम तो फिटिंग तो कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, स्टोमक को इरिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन कंडीशन के अंदर हमें क्या नहीं करना है, इरिगेशन नहीं करना है। किसके थ्रू, एनजी ट्यूब के थ्रू नहीं करना है ना बेटा जी। वोमिटिंग भी नहीं करवानी है, मतलब उस कंटेंट को हमें माउथ के थ्रू बाहर निकलवाने की कोशिश नहीं करनी है। हम चारकोल वगैरह देंगे इस कंडीशन में, ठीक है बेटा जी। चलिए, अगर एसिड पॉइजन कर लिया हो, उसने एसिड पी लिया हो, तब भी हमें नहीं कर डालनी है क्या बेटा जी, एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करनी होती है। अगर एसिड पी लिया होगा तो वो पूरी की पूरी जल चुकी है, उस कंडीशन के अंदर तुम्हें पता है ट्रेकेस्टोमी की जाती है ना, उसके रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए। चलिए आगे बात समझ में। ये हो गई क्या बेटा जी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन। क्या हो गए मुन्ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इंडिकेशन किसके बेटा जी, एनजी ट्यूब के। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है, जब ये क्या एक प्रोसीजर है, ये क्या बेटा जी फंडामेंटल का टॉपिक है और एक प्रोसीजर है एनजी ट्यूब। तो तुम्हें पता है कोई भी प्रोसेस शुरू करना है तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सारे आर्टिकल प्रेजेंट होने चाहिए। क्या प्रेजेंट होने चाहिए, सारे आर्टिकल प्रेजेंट होने चाहिए। तो कौन कौन से आर्टिकल जो है वो चाहिएंगे हमें, कब, जब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे क्या बेटा जी, एनजी ट्यूब। तो तुम्हें पता है हमें क्या इंसर्ट करनी है, एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है। तो एनजी ट्यूब तो पास में हो, तो फर्स्ट आर्टिकल क्या हो गया बेटा जी आपका, एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब तो होनी चाहिए, हाँ जी एनजी ट्यूब तो होनी ही चाहिए। इस एनजी ट्यूब की साइज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनजी ट्यूब के टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस एनजी ट्यूब सॉरी, ये जो एनजी ट्यूब है बेटे जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ वाला पोर्शन जो आपके सामने दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंगल ल्यूम ट्यूब है उससे अपन क्या करवाएंगे। पूछ ले तुमसे अगर कि हमें सिर्फ फीडिंग देनी है तो कौन सी ट्यूब यूज में करेंगे, हमें स्टोमक इरिगेशन करना है तो किस टाइप की एनजी ट्यूब यूज में करेंगे, तो ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट नाम से भी पूछा जा सकता है ऐसे कि जो लेमन ट्यूब है, लिविन ट्यूब है सॉरी, जो लिविन ट्यूब है वो कैसी होती है, सिंगल ल्यूमन होती है या डबल ल्यूमन होती है, या सलम सम ट्यूब है वो सिंगल ल्यूमन होती है या डबल ल्यूमन होती है, ऐसी चीजें पूछी जाती है। मुन्ना आ गई समझ में। चलिए, तो पूछा, ये जो एनजी ट्यूब है बेटा जी दो टाइप की होती है। कैसी होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगल ल्यूमन और एक होती है डबल ल्यूमन। ये जो आपकी लिविंग ट्यूब है ये क्या है बेटा जी, सिंगल ल्यूमन है। क्या है बेटा जी, सिंगल ल्यूमन है। और ये जो सलम सब ट्यूब है ये डबल ल्यूमन है। क्या है बेटा जी, डबल ल्यूमन है। ये दो और ये एक, सिंपल सा सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन। बात करते हैं आपके डबल ल्यूमन, ये सलम सब ट्यूब की बेटा जी। तो सलम सब जो ट्यूब है, डबल ल्यूमन जो ट्यूब है, इसका जो यूज है किसमें किया जाता है, स्टोमक इरिगेशन के अंदर किया जाता है। किसमें किया जाता है, स्टोमक इरिगेशन के अंदर किया जाता है। एक से हमने फ्लूइड डाला है और स्टोमक को क्या करा है, इरिगेट करा है।
स्टोमक से हमने फ्लूइड डाल के उस स्टोमक को क्या किया है, क्लीन किया है, लावाज किया है। तो ये चीजें की जाती है किसके थ्रू बेटा जी, आपकी सलम सब ट्यूब के थ्रू की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये 3-4 ऑप्शन दे रखे थे कि किस ट्यूब के थ्रू जो है अपन स्टोमक को इरिगेट करेंगे। तो वहां पे जो आपका करेक्ट आंसर जाना था वो क्या जाना था, सलम सब ट्यूब जाना था। आगे बात समझ में, फीडिंग के लिए पूछ ले, ओनली फीडिंग के लिए तो आपके जो है बेटा जी लेमिन ट्यूब, क्या हो गई, लेमिन ट्यूब। चलिए, जो एनजी ट्यूब के मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो इसकी जो है आपको स्ट्रक्चर दे देंगे और क्या पूछ लेंगे बेटा जी, साइज पूछ लेते हैं, ये किस टाइप की ट्यूब होगी, या यूं कलर दे देंगे आपको, कलर दे देंगे कि इस कलर की ट्यूब है तो ये किस पेशेंट्स के अंदर यूज में होगी, ऐसा पूछा जाता है ना। तो क्या होता है, तुम्हें याद रखना है किस नाम से, ये जो है ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो कलर जो है, ये क्या है बेटा जी, एनजी ट्यूब के कलर है। इनको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो हमारे सर जी ने बताया था। क्या ट्रिक था, कि ट्रिक ये है बेटा जी कि इसको तुम्हें याद रखना किसे, बिप्पेसा बसु व्हाइट गोरी। क्या हुआ सर, कुछ नहीं बेटा जी, ये सिर्फ ट्रिक है ना। बिपासा बसु व्हाइट गोरी। बिपाशा बसु व्हाइट गोरी है ना, ये इससे याद रख सकते हो तुम, जरूरी नहीं है ट्रिक से याद करो, तुम्हें जिस ढंग से याद करना हो उस ढंग से इस चीज को याद करनी है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्लू कलर की जो एनजी ट्यूब है वो कितने फ्रेंच की होती है, वो कितने, उसका जो डायमीटर है वो कितना होगा। एक फ्रेंच बराबर होता है बेटा जी आपके कितना, 0.1 फ्रेंच होता है बराबर 0.33 mm, है ना। ये क्या है बेटा जी, 1 फ्रेंच की बात है, तो ये फ्रेंच में आती है एनजी ट्यूब जो। और ये एनजी ट्यूब की साइज है वो डिपेंड करती है, अपन यूज लेंगे कि जो पेशेंट है उसकी हाइट कितनी है, उसकी एज कितनी है। ठीक है बेटा जी, वो किस एज ग्रुप का है इस पे डिपेंड करता है कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी एनजी ट्यूब लगेगी। आ रही है ना बात समझ में। देखो, अगर तुमसे पूछ ले कि ब्लू जो है वो किसके अंदर लगनी है, तो ब्लू जो है उसका जो साइज है बेटा जी वो क्या होती है, फ्रेंच के अंदर वो होती है 8 फ्रेंच। क्या होती है बेटा जी, 8 फ्रेंच होती है। और ये कौन से पेशेंट के अंदर लगेगी, ये नियोनेट बेबीज के अंदर लगेगी। किसके अंदर लगेगी, नियोनेट्स के अंदर लगेगी। 28 दिन तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर लगेगी। कौन सी बेटा जी, ये ब्लू कलर वाली जो है आपकी 8 फ्रेंच जो है साइज वाली, है ना। अगर पूछ ले इन्फेंट के अंदर, तो इन्फेंट के अंदर कौन सी लगनी है सर, इन्फेंट के अंदर लगनी है 10 फ्रेंच वाली। मेनली जो पूछा गया क्वेश्चन कौन सा था, कि अडल्ट पेशेंट है, एक अडल्ट पेशेंट है और उसके अंदर हमें क्या करनी है, एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है। तो बताइए उसके अंदर जो एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे वो कितने फ्रेंच की होगी। तो वो कितने फ्रेंच की होगी बेटा जी, वो होनी है आपकी कितने फ्रेंच की, तो वो होनी है मुन्ना, अगर अडल्ट की बात कर रहे हैं तो वो कितनी होनी चाहिए बेटा जी, वो होनी चाहिए आपकी 18 फ्रेंच की। कितनी, 18, 18 अडल्ट है ना। अगर सिर्फ अडल्ट लिखा हुआ है तो 18 फ्रेंच करनी है, अगर मेल लिखा हुआ तो 18 फ्रेंच करनी है, और अगर फीमेल लिखा हुआ है तो आपकी 16 फ्रेंच जाएगी। आ गई बात समझ में, आ गई कि नहीं। और जो 18 है बेटा जी ये कैसी होती है, रेड कलर में होती है। तो एक तो ये अडल्ट ये वाली पूछा जाता है कई बार, और एक न्यूनेट वाली पूछी जाती है ना। ये येलो जो है बेटा जी 20 नंबर। अब नॉर्मल का मतलब यहाँ ये हो गया कि जैसे कोई पर्सन जिनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है उस कंडीशन में ये अपन यूज में लेते हैं। जैसे ग्रेट खली बेटा जी, खली साहब है, तो उनकी हाइट है बहुत ज्यादा ही बड़ी है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कुछ ज्यादा फ्रेंच वाली लंबी ट्यूब को अपन क्या करेंगे बेटा जी, यूज में लेंगे। आगे बात समझ में। चलिए, तो ये क्या थी, ये साइज के हिसाब से एनजी ट्यूब के बारे में था। ठीक है, क्या था, साइज के अकॉर्डिंग एनजी ट्यूब जो है कौन से कलर की होगी और किस पर्सन के अंदर यूज होगी, ये बात थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो आपका ये कौन सा फर्स्ट आर्टिकल हो गया, और तुम्हें पता है अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनजी ट्यूब। तो एनजी ट्यूब के अंदर फर्स्ट आर्टिकल एनजी ट्यूब भी ले लिया हमने। चलिए सेकंड जो है बेटा जी वो क्या है, 2% जाइलोकाइन जेली। ये 2% जाइलोकाइन जेली है बेटा जी, क्या है, एनेस्थेसिया का काम करते, क्या एनेस्थेसिया है ना। ये क्या है बेटा जी, एनेस्थेसिया है। ये दो टाइप की होती है बेटा जी, कितने टाइप की होती है सर जी, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है तुम्हारे वाटर सोल्यूबल
कौन सी होगी बेटा जी? एक होती है वाटर सोल्यूबल और एक होती है ऑयल सोल्यूबल। तो हमें जो यूज करनी है वो कैसी करनी है? हमें वाटर सोल्यूबल वाली यूज करनी है। कौन सी करनी है? वाटर सोल्यूबल जो जाइलोकाइन जेली है उसको यूज करना है। क्यों सर जी वाटर सोल्यूबल जेली हमने यूज करी? क्योंकि क्योंकि बेटा जी जब हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं इसको टिप ऑफ ट्यूब पे लगा के डालेंगे अपन जब पेशेंट के अंदर, तो उस चीज को वो क्या नहीं करे, एस्पिरेट नहीं करे। तो इसलिए अपन ने कौन सी यूज करी बेटा जी? वाटर सोल्यूबल वाली करी। ये जल्दी गायब हो जाता है, वाटर ऑयल जो है वो पड़ा रहेगा, इसलिए है ना। तो हमें जो यूज करनी है कैसी करनी है बेटा जी? वाटर सोल्यूबल यूज करनी है। आगे बात समझ में? चलिए, हाँ, सेकंड जो है क्या है बेटा जी? 1% सोडा बाई कार्बोनेट। क्या है बेटा जी? 1% सोडा बाई कार्बोनेट। और ये जो 1% सोडा बाई कार्बोनेट है ये क्या यूज होगा इसका बेटा जी? ये क्लीन करेगा किसको? नोट सील को, जिसके थ्रू अपन जिस नोट अपने लेफ्ट या राइट कौन से नोट से आप ट्यूब को इंसर्ट करने वाले हो, कौन से नोट से अपन जो है ट्यूब को इंसर्ट करने वाले हो, उसके लिए जो बेटा जी उस नोट सील को क्या करना है? क्लीन करना है। तो वो किसके थ्रू करेंगे अपन बेटा जी? 1% सोडा बाई कार्बोनेट से करेंगे। ये क्या है बेटा जी? बफर सॉल्यूशन है ना। क्या है? बफर सॉल्यूशन है जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे। चलिए, फिर एक हो गई पीएच स्ट्रिप। ये किसके लिए ली सर? जो पीएच स्ट्रिप जो है बेटा जी इसके थ्रू अपन क्या करेंगे? जब एस्पिरेट करेंगे, किस चीज क्यों करेंगे एस्पिरेट? एस्पिरेट करेंगे हम गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए, चेक करेंगे वो जो है एसिडिक है या एल्कलाइन नहीं है। तब जो है हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पीएच स्केल की जरूरत पड़ेगी, पीएच स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी, है ना। सिरिंज जिसके थ्रू फ्लूइड को अपन एस्पिरेट करेंगे। ग्लास ऑफ वाटर चाहिएगा। कब चाहिएगा ग्लास ऑफ वाटर विथ स्ट्रो बेटा जी? जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, जब वो ओरोफेरिंग्स तक आ जाती है तब पेशेंट को हम इंसर्ट करते हैं कि आप क्या करो, इसको ऐसे अंदर लेने निगलने की कोशिश करो, निगलने की कोशिश करो जैसे आप क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो। तो थोड़ा सा उस वक्त दिया जाता है पानी इस स्ट्रिप के साथ कि आप क्या करो? पानी पी रहे हो, जिसके साथ साथ क्या होगी बेटा जी? वो नीचे चली जाएगी एनजी ट्यूब इजीली, है ना। पेशेंट को इरिटेशन नहीं होगी। स्टेथोस्कोप लेंगे हम, लोकेशन चेक करेंगे बेटा जी, उसका प्लेसमेंट चेक करने के लिए कि जो आपने ट्यूब लगाई है अस्कल्टेशन करना होगा जब हमें वहां पे कि ये जो ट्यूब है वो सही कंडीशन पे लगी या नहीं लगी है, तब अपन क्या करते हैं बेटा जी? स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स है वो चाहिए एक्सरे मशीन के। सर एक्सरे मशीन हम साथ में थोड़ी लेके, हाँ साथ में लेके नहीं घूमते बेटा जी, पर जब फर्स्ट टाइम लगाया जाता है तो उसका जो करेक्ट प्लेसमेंट है किसका? एनसी ट्यूब का, वो किसके थ्रू मेजर होगा बेटा जी? वो होगा आपके एक्सरे मशीन के थ्रू मेजर होगा। ये आपकी ने जो ट्यूब लगाई है बिल्कुल एकदम सही जगह पे गई है। कहाँ पे गई है? स्टोमक के अंदर गई है ना। तो करेक्ट जो प्लेसमेंट है वो किसके थ्रू होगा बेटा जी? इस एक्सरे मशीन के थ्रू होगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये क्या क्या थे? ये आर्टिकल्स थे जो किसके लिए जरूरी हो जाते बेटा जी? आपकी जो एनजी ट्यूब है उसको, उसके लिए ना। तो कौन कौन से थे वो समझ गए। अब देखिए बात हो रही है बेटा जी फीडिंग की। किसकी बात हो रही है? फीड आउट करना। एनजी ट्यूब के थ्रू जो अपन फीडिंग देते हैं वो दो टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी बॉलस फीडिंग और एक होती है कंटिन्यूअस फीडिंग। क्या होगी बेटा जी? एक होगी बॉलस फीडिंग और एक होती है कंटिन्यूअस फीडिंग। बॉलस फीडिंग की बात करें तो ये जो है बॉलस का मतलब होता है एकदम दे दी हमने, जो है ज्यादा मात्रा कम समय के अंदर देना। ये तो हो गई क्या? बॉलस फीडिंग। ज्यादा मात्रा देना और टाइम भी क्या लेना बेटा जी? ज्यादा लेना। वो हो गया बेटा जी आपके क्या? कंटिन्यूअस फीडिंग। क्या हो गया बेटा जी? कंटिन्यूअस फीडिंग। बॉलस फीडिंग का मतलब हो गया कम समय के अंदर ज्यादा मात्रा में फ्लूइड को देना। क्या हो गया बेटा जी? बॉलस फीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं आपके ग्रेविटी फीडिंग। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी फीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? ग्रेविटी फीडिंग बोलते हैं ना। इसी को बोलते हैं बेटा जी अपने सिरिंज फीडिंग। क्या बोलते हैं? सिरिंज फीडिंग। ये इसके नाम है ना। हाँ जी। ये क्या है बेटा जी? बॉलस फीडिंग, ग्रेविटी फीडिंग या सिरिंज फीडिंग है। इसके अंदर क्या होगा? हम फीड करेंगे क्या बेटा जी? कम समय के अंदर। ये जो है हमें क्या करना? लेस टाइम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो देना है। लेस टाइम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ जो फूड है वो हमें पेशेंट को देना है ना। कितने अंदर? ये इसको कंप्लीट करना बेटा जी विद इन 20 मिनट हमें ये फीडिंग जो है कंप्लीट कर लेनी है ना।
पूछा जाता है कितने मिनट के अंदर, तो ये लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर हमें जो है बोलस फीडिंग को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। हमने पढ़ा था माल न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन में मैंने बताया था डेक्स्ट्रो जो देते हैं कैसे देंगे, बोलसली देंगे, क्योंकि कम समय के अंदर हमें ज़्यादा ग्लूकोज देना है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को बचाने के लिए, किससे, हाइपोग्लाइसेमिया से, है ना। चलिए कंटिन्यूस फीडिंग की बात करें तो कंटिन्यूस फीडिंग का मतलब हुआ इसके अंदर जो फीड है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है पेशेंट के, 24 आवर्स जो है रेगुलर फीडिंग चलती है बेटा जी। क्या होता है, 24 आवर्स जो है वो रेगुलर फीडिंग चलेगी, है ना। 24 घंटे कंटिन्यू फीडिंग चलती रहती है, और इसके अंदर जो एक पैकेट है इसका वो हमें 4 घंटे में खाली करना होता है। कितने आवर्स में, 4 आवर्स के अंदर जो है 1 पैकेट है वो क्या करना है बेटा जी, खाली करना होता है, और ये कंटिन्यूस चलती रहती है ना। स्मॉल क्वांटिटी फूड देते हैं और कंटिन्यू चलती रहती है। ये क्या हो गया बेटा जी आपका, फीडिंग बैग को कब खाली करना है हमें, 4 घंटे के अंदर एक फीडिंग बैग को खाली करना होता है, फीडिंग बैग आते हैं। चलिए, तो ये हो गए बेटा जी क्या, फीडिंग के टाइप। तो कौन कौन कितने टाइप की हो गई फीडिंग, फीडिंग 2 टाइप की हो गई सर जी, और ये उनके बारे में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रोसीजर के बारे में। जो हमारा एनजी ट्यूब डालने का जो प्रोसीजर है वो क्या है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि हमें जिस पेशेंट के अंदर ट्यूब डालनी है वो सही पेशेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, उसका आईडी बैंड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, उसका आईडी बैंड चेक करेंगे कि ये जो है, हाँ जी सर, हम क्या देख रहे थे बेटा जी, हम देख रहे थे कि सर जी जो एनजी ट्यूब का प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ जी ये पेशेंट है, ये रमेश है, इसको क्या करनी है, हमें एनजी ट्यूब लगानी है। तो हमें सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या करना है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है। वो किसके थ्रू करेंगे, उसके हाथ पे बैंड बेल्ट लगा होगा जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा उसका आईडी बैंड है, या अपन पेशेंट का नाम लेके बुलाएंगे कि जी रमेश जी, हाँ जी रमेश जी आप इतना नंबर पे बेड पे आप ही हैं, हाँ जी सर मैं ही हूँ। देन अपन क्या करना है बेटा जी, हमें ये प्रोसीजर करना होता है ना। चलिए, इसमें जरूरी नहीं है कि एनजी ट्यूब के अंदर आप इसको ओटी ओटी में कहीं नहीं ले जाना होता है, आप बेड पे ही ये प्रोसीजर करता है जनरली डॉक्टर जो है, रेजिडेंट डॉक्टर वो करते हैं, पर अगर हमें करना पड़े तो हमें भी कर सकते हैं। चलिए बेटा जी, सबसे पहले क्या करना, हमें आइडेंटिफिकेशन करना है पेशेंट का। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है उसका कंस्टेंट। क्या करना होता है बेटा जी, उसका जो कंस्टेंट है उसको अपन चेक करेंगे। ये जो कंस्टेंट है बेटा जी, ये लेता कौन है, ये लेता डॉक्टर है पेशेंट से, कि हमें जो है आपके लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आप इस पे साइन कर दीजिए। जो पेशेंट है वो पेशेंट खुद साइन करता है ना। किससे लिया जाएगा, पेशेंट से लिया जाता है। देता कौन है, इस कंसेंट को लेता कौन है, डॉक्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कंस्टेंट है वो कौन देगा। तो जो पेशेंट खुद है बेटा जी, वो जो है क्या होगा चलिए सॉरी, पेशेंट खुद है जो क्या देगा बेटा जी, कंस्टेंट देगा। देन जो डॉक्टर है उसको इस कंस्टेंट को लेगा, और नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना है, उस चीज को क्रॉस चेक करना है कि हाँ जी इनका जो कंस्टेंट है वो हमारे पास आ गया है। बोलो क्या सही सुन रहे हो तुम लोग, ये जी। हाँ जी, पोजीशन अपन जो पेशेंट के अंदर क्या लगवा रहे हैं, एनजी ट्यूब लगवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उसको एक पोजीशन देनी पड़ेगी। और पोजीशन कौन सी दी जाती है बेटा जी एनजी ट्यूब के टाइम, तो एनजी ट्यूब के टाइम जो पोजीशन दी जाती है वो होती है बेटा जी हाई फाउलर पोजीशन। जब हम ट्यूब इंसर्ट कर रहे होते हैं उस कंडीशन के अंदर जो पोजीशन दी जाती है वो क्या होती है, हाई फाउलर पोजीशन होती है। क्या होती है बेटा जी, हाई फाउलर पोजीशन होती है। चलिए, यहाँ अगर आप कंटिन्यूअस फीडिंग दे रहे हैं और इसके अंदर पोजीशन पूछ ले, इसके अंदर पोजीशन जो देनी है पेशेंट को बेटा जी वो देनी है क्या, सेमी फाउलर। क्या देंगे, सेमी फाउलर, ठीक है। अगर पूछ ले बॉलस फीडिंग के अंदर पोजीशन कौन सी देंगे, तो हाई फाउलर देंगे ना। बॉलस फीडिंग के अंदर हमें कौन सी पोजीशन देनी है, तो बेटा जी हाई फाउलर देनी है। और जब अपन कंटिन्यूअस फीडिंग दे रहे हैं पेशेंट को तब जो पोजीशन देनी हो वो कौन सी देंगे, अपन सेमी फाउलर देंगे, है ना। क्योंकि सेमी फाउलर ये कंटिन्यूअस चलने वाली है, 24 घंटे कंटिन्यू रेगुलरली चलने वाली है। तो हाई फाउलर के अंदर पेशेंट को इरिटेशन होगी, वो नहीं बैठ पाएगा, तो अपन क्या करेंगे, उसको कंफर्ट के लिए हमें कौन सी पोजीशन देंगे, उस कंडीशन में अपन सेमी फाउलर देंगे। किसके अंदर, फीडिंग के टाइम। पर जब ट्यूब इंसर्ट करनी है पेशेंट के अंदर तब जब हमें पोजीशन देनी होती है वो कौन सी देनी होती है, वो देनी होती है हाई फाउलर। कौन सी देंगे बेटा जी, हाई फाउलर पोजीशन देंगे। किसके अंदर, कौन से पेशेंट के अंदर, अगर
यही प्रोसीजर जो है हमें अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर अगर फॉलो करना है तो उसको जो पोजीशन देंगे वो कौन सी देंगे बेटा जी, सिटिंग पोजीशन विथ लीन फॉरवर्ड द हेड। सिटिंग पोजीशन देंगे और जो उसका सर है उसको लीन फॉरवर्डली थोड़ा नीचे की ओर झुकाएगा, फिर अपन इंसर्ट करेंगे क्या, ये एनजी ट्यूब है ना, किसके अंदर, अनकॉन्शियस के अंदर। पर कॉन्शियस के अंदर अगर पूछ ले आपसे पोजीशन कौन सी देंगे तो हाई फाउलर ही देंगे। चलिए फिर जो है अपन जो पोजीशन दी, हमें क्या मेजरमेंट लेना होता है बेटा जी कि जो एनजी ट्यूब है वो कहाँ से कहाँ तक अपने को डालनी है। एनजी ट्यूब का मेजरमेंट जो है वो किस हिसाब से लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनजी ट्यूब के मेजरमेंट से। ये जो बेटा जी एसजीपीजी का पेपर हुआ है, एसजीपीजी और पीजीआई, आरएमएल, इन सब के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये कि एनजी ट्यूब का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है। तो एनजी ट्यूब का मेजरमेंट ये है बेटा जी, टिप ऑफ नोज से ईयर ट्रिगर्स एंड देन बिलो द सेपोइड प्रोसेस 1 to 2 इंच। क्या बोला मैंने, टिप ऑफ नोज से कहाँ तक जाना है, ईयर लोब तक जाना है, ईयर ट्रिगर्स तक जाना है बेटा जी, यहाँ तक। देन उसके बाद हमें नीचे जो जाना है, कब तक जाना है बेटा जी, आपके जो जिफॉइड प्रोसेस है उससे 1 to 2 इंच बिलो जो है क्या रहेगा बेटा जी, ये मेजरमेंट रहता है किसका, एनजी ट्यूब को अपन मेजर करने का प्रोसीजर है ये। ठीक है, आगे बात समझ में कि इतनी ट्यूब हमें क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, ये मेजरमेंट रहता है ना। उसके ऊपर सेंटीमीटर सब लिखे होते हैं एनजी ट्यूब के अंदर, तो हमने ये चेक कर लिया बाहर से कि इतनी हमें ट्यूब को क्या करना है, इंसर्ट करना होता है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार यहाँ पर, अगर ये भी लिख ले कि टिप ऑफ नोज टू ईयर ट्रिगर्स देन बिलो द जिपोइड प्रोसेस तो भी ठीक है। यहाँ पर ये लिख दे अगर कि बेटा जी क्या लिख दे कि टिप ऑफ नोज टू ईयर ट्रिगर्स 1 इंच अबव द अम्बिलिकस लिख ले तो भी क्या है आपका करेक्ट जाना है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा जी, साइट किसकी बेस बेटा जी, कि हम कौन से नोज के थ्रू जो है एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। तो देखो जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो तीन चीजें लेफ्ट लेफ्ट में चलती है। जो हेल्थ वर्कर है, जो एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने वाला पर्सन है, वो किस साइड के अंदर खड़ा रहेगा, लेफ्ट साइड के अंदर। ये जो एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट करी जाएगी कौन से नोज सील के अंदर, लेफ्ट नोज के अंदर। ये जो एनजी ट्यूब है जो किस हैंड के अंदर पकड़ के वो इंसर्ट करेगा, तो वो भी लेफ्ट हैंड के पकड़ के इंसर्ट करेगा। ये क्या है बेटा जी, इससे जब अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो ये तीन चीजें याद रखनी है। लेफ्ट लेफ्ट के अंदर क्या क्या चलेगी, तो लेफ्ट नोट सील ये क्या रहेगी बेटा जी, साइट रहनी है, उसकी क्या रहनी है, साइट रहनी है, जिसमें अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे क्या, जिसके थ्रू अपन इंसर्ट करेंगे बेटा जी एनजी ट्यूब को। ठीक है, इंसर्ट करने से पहले हमें पता है उसकी जो टिप ऑफ नोज, जो टिप है ट्यूब की, उसके ऊपर क्या करना है, हमें हमें जो है जाइलोकाइन जेली है वो यूज करनी है। अगर उसको कोई भी सर्जरी वर्जरी नहीं हुई है पहले तो, है ना। अगर स्टोमक सर्जरी हो रखी है और उसके अंदर एनजी ट्यूब हमें इंसर्ट करनी होती है तो क्या है, एनेस्थेसिया ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके अंदर अपन जो वाटर सोल्यूबल जेली यूज करके लगा सकते हैं बेटा जी, ओनली जेली डाल के, है ना। यहाँ पे अपन एनेस्थेसिया यूज करेंगे अगर पेशेंट को पहले से कोई आपके जो है कोई प्रोसीजर नहीं हो रखा है, कोई सर्जरी नहीं हो रखी है तो। हाँ, एक पूछा जाता है जो स्टोमक सर्जरी हो रखी है फिर भी उस पेशेंट के अंदर जो है एनजी ट्यूब क्यों लगाई गई है, तो उसका रीजन ये है कि उस पेशेंट के अंदर उस गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करना है, वहां से बाहर निकालना है। वो पेशेंट क्या नहीं करे, एस्पिरेट नहीं करे, तो एस्पिरेशन से बचाने के लिए उस स्टोमक पेशेंट, जो स्टोमक सर्जरी वाला पेशेंट है, उसके अंदर एनजी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टोमक सर्जरी वाला पेशेंट है उसके अंदर क्या रीजन है, क्यों जो है हमने एनजी ट्यूब को लगाया है। तो क्यों लगाया है बेटा जी, क्योंकि जो स्टोमक सर्जरी वाला पेशेंट है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस आएंगे, गैग रिफ्लेक्स उस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि हमने सर्जरी करी है तो उसको एनेस्थीसिया दिया है, तो उस कंडीशन में वो एस्पिरेट नहीं कर पाए, एस्पिरेट ना करे। इस एस्पिरेशन से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, प्रिवेंट द एस्पिरेशन, इसलिए अपन ने क्या करा है, एनजी ट्यूब को इंसर्ट किया है। आगे बात समझ में चलिए, ये क्या होगी बेटा जी, जाइलोकाइन जेली होगी जो कहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन, टिप ऑफ ट्यूब पे अप्लाई करेंगे। और फिर जो नोस्ट्रिल है उसको क्लीन करने के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया था 1% सोडा बाइकार्बोनेट को यूज करना है, वो क्या है, बफर सॉल्यूशन है। उसके थ्रू हमने क्या करा, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लीन किया, क्लीन करके हमने टिप ऑफ जो है ट्यूब उसके ऊपर क्या लगाई, जाइलोकाइन जेली लगाई और पेशेंट के अंदर इंसर्ट की। ये इंसर्ट करने के लिए पोजीशन कौन सी दी कि सर उसके अंदर हाई फाउलर पोजीशन देनी है। कौन सी पोजीशन देनी है बेटा जी, हाई फाउलर पोजीशन देनी है अपने
अपने को इंसर्ट करेंगे। जब वो ओरोफेरिंक्स तक आ जाती है तो पेशेंट को बोलेंगे क्या कि अब जो है आपको इसको क्या करना है, स्वेलिंग करनी है, इसको निगलना है। कैसे निगलते हो, जैसे आप पानी पी रहे हो, गड़गड़ आ रहा है, वैसे ही तुम्हें क्या करना है, इस ट्यूब को निगलना है, जिससे क्या हो, ये इजीली क्या चली जाए बेटा जी, नीचे जो है अपने कंटिन्यू जा सके इसोफेगस से चले। तो ये चीज बोलनी है अपने को। डायरेक्शन फॉर एंटी ट्यूब इंसर्टेशन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसकी क्या डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा बेटा जी, जो डायरेक्शन है वो क्या है, बैकवर्ड है। क्या, सबसे पहले बैकवर्ड डाला, देन उसके बाद में क्या बेटा जी, डाउनवर्ड है, एंड रोटेट करते हुए डालेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बैकवर्ड, देन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के साथ किसके साथ जाएगी, ये रोटेट होते हुए जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये जो है आपके ईएसआई के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन था कि क्या जो है आपकी रहने वाली है, डायरेक्शंस रहने वाली हैं किसके लिए बेटा जी, एनजी ट्यूब इंसर्ट करने की क्या जो है डायरेक्शन रहने वाली है। ये क्वेश्चन आरआरबी के अंदर भी आया हुआ है ना। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आता है कि जो एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसकी क्या डायरेक्शन होती है। तो उसकी डायरेक्शन क्या रहनी है बेटा जी, अपन कैसे इंसर्ट करेंगे कि सर जी इसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने बैकवर्ड डाला, कहाँ तक गई, ये ट्रिगर्स तक गई है, उसके बाद में हमने क्या करा, इसको रोटेट करते हुए डाउनवर्ड डाला, है ना, इस ट्यूब को। चलिए, ये क्या रह जाती है, डायरेक्शन रह जाती है आपके। चलिए फिर देखिए, जब हम डाल रहे होते हैं या बैकवर्ड तक गई है, उसके बाद में ओरोफेरिंक्स तक जाते हैं। मैंने अभी बोला तुम्हें पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को इंसर्ट करना है कि आपको जो है इस ट्यूब को निगलना है। चलिए, हमने जो लिया था वाटर, उसके साथ अपन उस स्ट्रो के साथ वाटर भी देंगे पेशेंट को कि इस पानी के साथ साथ क्या करो, उस ट्यूब को भी तुम्हें निगलना है। चलिए, फिर जब ट्यूब कहाँ चलेगी बेटा जी, जो हमारा मार्किंग पॉइंट बनाया होता है, जब हमने पहले उस ट्यूब की जो मेजरमेंट लेके मार्किंग पॉइंट बनाया था वहां तक इंसर्ट हो गई, देन हम क्या करेंगे, उसका प्लेसमेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा जी, प्लेसमेंट चेक करेंगे। और प्लेसमेंट के लिए जो है वो 3 चीजें फॉलो की जाती है। जो इसका करेक्ट प्लेसमेंट है, एग्जैक्ट प्लेसमेंट है, बेस्ट मेथड है, वो तो क्या रहता है, एक्सरे। पर एक्सरे जो है रोज अवेलेबल नहीं होना है ना। एक्सरे जो है अपन रोज नहीं करवा सकते पेशेंट का एक्सरे, या रोज पेशेंट के जो वार्ड के अंदर अपन एक्सरे मशीन थोड़ी ले जा सकते हैं ना। तो उस कंडीशन के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए बेस्ट रहता है वो क्या रहता है बेटा जी, एस्पिरेशन का। किसका, एस्पिरेशन का। एस्पिरेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो हमने ट्यूब डाली है उससे क्या करेंगे, अपन फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे। गैस्ट्रिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके उसकी क्या चेक करेंगे, पीएच चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा जी, पीएच चेक करेंगे। अगर वो एसिडिक है दैट्स मीन्स वो क्या है बेटा जी, अभी जो वो ट्यूब है वो स्टोमक के अंदर ही पड़ी है और एकदम करेक्ट प्लेसमेंट पर है, और अपने को क्या करना है, आगे जो फीडिंग करवानी है या आपको इरिगेशन करना है वो प्रोसीजर कर सकते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, ये क्या हो गया, प्लेसमेंट के चेक करने के एक हो गया एस्पिरेशन। एस्पिरेट के अंदर हमने क्या करा बेटा जी, हमने पीएच को चेक किया। क्या करा, गैस्ट्रिक फ्लूइड को लिया और उसके अंदर हमने किसको चेक किया, पीएच को, पीएच स्ट्रिपर, है ना। अस्कल्टेशन के अंदर क्या होता है बेटा जी, अस्कल्टेशन के अंदर जो है हम क्या करेंगे, अस्कल्टेशन के अंदर जो है बेटा जी, ये जो है सेकंड प्रायोरिटी होती है। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो है 5 से 10 सीसी एयर पुश करेंगे। क्या करेंगे, 5 से 10 सीसी एयर पुश करेंगे। किसके थ्रू, सिरिंज के थ्रू। किसके थ्रू बेटा जी, सिरिंज के थ्रू अपन एयर पुश करेंगे। सॉरी, एयर पुश करेंगे। अपन क्या करेंगे बेटा जी, साउंड अस्कल्ट करेंगे। साउंड सुनेंगे, कौन से साउंड बेटा जी, वूजिंग साउंड। क्या कौन से साउंड आएंगे, जब वूजिंग साउंड आ रहे हैं दैट्स मीन जो अपने ट्यूब गई है वो सही जगह पे लोकेट हुई है, सही जगह पे प्रेजेंट है और इसका प्लेसमेंट एकदम करेक्ट है। और बेस्ट मेथड आपसे पूछ ले, एक्यूरेट मेथड जो है वो क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक्यूरेट मेथड क्या है एनजी ट्यूब अपने प्लेसमेंट चेक करने का। तो जो इसका एक्यूरेट मेथड है, करेक्ट जो मेथड है बेटा जी, एक्यूरेट मेथड है, वो क्या रहता है बेटा जी, आपका एक्सरे जो है वो एकदम एक्यूरेट मेथड है। किसके लिए, प्लेसमेंट चेक करने का, किसका, एनजी ट्यूब का। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे केयर। और केयर प्रोवाइड करवाते हुए हमें एनजी ट्यूब की जो साइट है उस साइट पे प्रेशर शॉर्ट ना बने उसकी भी केयर करनी है, प्रेशर शॉर्ट ना बने उसकी भी केयर करनी है। और साथ में हमें ध्यान रखना है कि हम जो फ्लूइड दे रहे हैं वो डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्राइब किया उतना दिया। हम जो एस्पिरेट कर रहे हैं जितना डॉक्टर ने बोला उतना किया। एस्पिरेशन पर जो बैग लगा रहता है उस बैग को भी हमें कंटिन्यूसली चेक करना है, उसकी जो मात्रा है उसको कंटिन्यूसली चेक करना होता है। तो ये क्या रहा, ये रहा आपका क्या बेटा जी, प्रोसीजर रहा किसके ऊपर, आपके एनजी ट्यूब किस प्रकार से हमने डाली और क्या क्या चीज करी, है ना। चलिए,
फिर जो है केयर ऑफ पेशेंट हो गई। देन क्या है बेटा जी, जो फीडिंग है वो फीडिंग देते वक्त हमने हर एक फीडिंग देने से पहले क्या करना होता है, उसका प्लेसमेंट चेक करना होता है। आप एनजी ट्यूब से कितनी बार फीडिंग देते हो, फीडिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्या चेक करना है, प्लेसमेंट चेक करना है। फिक्स है, प्लेसमेंट चेक करना है तो करना ही है ना। और प्लेसमेंट चेक करने के ये 3 थे। बेस्ट पूछ ले फर्स्ट प्रायोरिटी किसके हिसाब से, नर्सिंग ऑफिसर के हिसाब से, तो ये जाननी है बेटा जी। एज ए नर्स जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये जाएगी, है ना। और ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी अस्कल्टेशन, वूजिंग साउंड को अस्कल्ट करना, है ना। 5 से 10 सीसी एयर डाल के वूजिंग साउंड अस्कल्ट करेंगे। अगर वूजिंग साउंड सुनाई दे रहे हैं दैट्स मीन जो है एकदम करेक्ट है, और नहीं है तो गड़बड़ी है। जो ये एस्पिरेट किया है ना हमने मैटर, उस एस्पिरेट वाले मैटर जो फ्लूइड है उसको वापस इंसर्ट करना होता है। अगर आपने उस फ्लूइड को वापस इंसर्ट नहीं किया तो क्या होगा बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। चलिए, यही चीज है ना जो ट्रोमा वाले पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसके अंदर क्या किया जाता है बेटा जी, उसका फीडिंग देने से पहले रिजिडुअल वॉल्यूम चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है, रिजिडुअल वॉल्यूम। क्या चेक किया जाता है, रिजिडुअल वॉल्यूम। जो रिजिडुअल वॉल्यूम जो नॉर्मल होता है बेटा जी कितना, 50 से 100 है। अगर ये है तब तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा प्रेजेंट है वहां पे फ्लूइड तो हमें जो है फीडिंग उस टाइम नहीं देनी है। उस टाइम जो फीडिंग है वो क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। इस पूरे रिजिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकाला जाता है और इसकी जांच की, इसको चेक किया जाता है। अगर इसमें क्या होता है, फिर ये जो रिजिडुअल वॉल्यूम है उसको फिर से इंसर्ट करना होता है। अगर आपने इसको फिर से इंसर्ट नहीं किया तो इसके साथ क्या हो गया, एसिड बाहर निकल गया और आपने रिजिडुअल वॉल्यूम को डिस्कार्ड कर दिया है बेटा जी। तो इस पेशेंट के अंदर जो है क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाली जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वो कंडीशन हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। अगर आपने रिजिडुअल वॉल्यूम को क्या नहीं करा है, वापस इंसर्ट नहीं किया है। तो ये जो रिजिडुअल वॉल्यूम होता है इसको वापस इंसर्ट करना होता है, और वापस इंसर्ट करने के बाद पेशेंट को जो है पोजीशन देनी होती है। और वो पोजीशन कौन सी होगी बेटा जी, वो होगी आपकी लेफ्ट, वो पोजीशन होती है बेटा जी लाइट रेटरल। कौन सी पोजीशन देंगे, लाइट रेटरल पोजीशन देंगे फाउलर के अंदर, जिससे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो नीचे चला जाए, आगे स्टोमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाए, है ना। तो ये पोजीशन दी जाती है। और अगर आपने इसको री इंसर्ट नहीं किया है, बाहर निकालने के बाद डिस्कार्ड कर दिया या फेंक दिया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजिडुअल वॉल्यूम जो है हमने एस्पिरेट किया है उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तो पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन सीन होगी। तो पेशेंट को क्या रहेगा बेटा जी, पेशेंट को जो है क्या रहना है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस रहना है। आगे बात समझ में चले। ये तो क्या हो गया, ये पूरा प्रोसीजर हो गया किसका बेटा जी, हमारे एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना। फीडिंग 2 टाइप की बता दी मैंने, इस टाइप से अपन फीड करेंगे। फीडिंग से पहले हमें एस्पिरेट करके उसका प्लेसमेंट चेक करना, ये सारी चीजें हो गई। फिर क्या होता है, जब पेशेंट ठीक हो जाए या फिर एक हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है कि इतने टाइम बाद जो हमें एनजी ट्यूब को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। या फिर हमें एनजी ट्यूब को क्या करना है, चेंज करना है, या और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि अभी जो है पेशेंट ठीक है, इसका जो है गैग रिफ्लेक्स वगैरह आ चुके हैं, तो तुम्हें क्या करना है, इस एनजी ट्यूब को रिमूव करना। तो एनजी ट्यूब रिमूव करने से पहले जो नर्सेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर एनजी ट्यूब लगी हुई है और डॉक्टर ने बोला है कि एनजी ट्यूब को रिमूव करना है, तो उस टाइम नर्सेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या रहना है। तो नर्सेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहना है, वो रहना है कि तुम्हें क्या करना है बेटा जी, तुम्हें चेक करना है कि इस पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है। क्या बेटा जी, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज को तुम्हें क्या करना है, चेक करना है। और ये चेक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो बेटा जी, सिप ऑफ वाटर देंगे पेशेंट को, और पेशेंट जब उसको निगल लेगा दैट्स मीन उसके अंदर क्या है, गैग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये क्या चीज हुई, ये हुई बेटा जी रिमूव करने से पहले नर्सेज का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल क्या होता है कि उसको चेक करना, किसको, गैग रिफ्लेक्स को। हाँ जी। और जब अपन ट्यूब रिमूव करते हैं तो पेशेंट को इंसर्ट क्या करेंगे, रिमूव करते टाइम के पेशेंट को बोलेंगे, नर्सेज रोल तो ये हो गया कि तुम्हें क्या करना है, गैग रिफ्लेक्स को चेक करना है। अब पेशेंट को क्या इंसर्ट करना है रिमूव करते वक्त, पेशेंट को इंसर्ट करना है कि सर जी आप जब रिमूव करूं मैं ट्यूब तो तुम्हें उससे पहले क्या करना है, डीप ब्रीथ लेनी है और होल्ड कर देनी है। क्या करनी है, डीप ब्रीथ लेकर के फिर होल्ड कर दो और एक एक
एक झटके के साथ उसने तुमको क्या करना है, ट्यूब को रिमूव कर लेना है, जिससे क्या हो कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो उस ट्यूब के थ्रू आए, जिनको कहा नहीं करे वो पेशेंट इस एस्पिरेट नहीं करे। एस्पिरेशन न्यूमोनिया से बचाने के लिए तुमने क्या करा, उसको पेशेंट को बोला कि जब मैं ट्यूब रिमूव करूँ उससे पहले तुम्हें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जब मैं ट्यूब रिमूव करूँ तो तुम्हें क्या करना है, इस पहले सांस ले लो और उसको कुछ समय के लिए होल्ड करो, फिर मैं ट्यूब को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, चलिए कंफर्म हुआ। ये क्या होगी बेटा जी, आपकी इंस्ट्रक्शन होगी किसको, पेशेंट को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूब को रिमूव करने से समय हमें पेशेंट को क्या इंसेट करना है, तो पेशेंट को करना है ये इंसेट की तुम्हें क्या करना है बेटा जी, डीप ब्रीथ लेके होल्ड करना है। एक चीज पूछी जाती है कि जैसे ही आपने ट्यूब रिमूव की है उसके बाद में पेशेंट को कैसा खाना देना है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ट्यूब रिमूव होने के बाद जो है 24 घंटे तक बेटा जी उसके अंदर गैग रिफ्लेक्स जो है प्रॉपर ढंग से काम करने शुरू करते हैं, तो वो रिगर्जिटेट कर देता है ना, तो रिग्रेजेशन वाली चीजें हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हमें जो है सेमी सॉलिड फ्लूइड देना है, सेमी सॉलिड डाइट देनी है, एकदम हार्ड डाइट नहीं देनी है ना। आगे बात समझ में, तो कैसी डाइट देंगे अपन, सेमी सॉलिड डाइट देंगे। अब है बात है किसके कॉम्प्लिकेशन की, किसकी बात है सर जी, कॉम्प्लिकेशन की। किसके, एनजी ट्यूब के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना वो क्या है सर जी, डायरी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका, एनजी ट्यूब का। और क्या हो सकती है, वोमिटिंग है, और क्या है, इन्फेक्शन है, और क्या है सर जी, प्रेशर सॉर है। ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशन है किसके बेटा जी, इसके। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछा जाए तो ये जो डायरिया, और डायरिया क्यों बेटा जी, जो आपने फीडिंग किया है पेशेंट को, फीडिंग दी है, फ्लूइड दिया है, जो दिया है वो क्या, अगर जो खाना है वो गर्म हो तो क्या करेगा, पेट के अंदर जाते ही वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लेगा और वहां पे क्या हो जाएंगे बेटा जी, मूवमेंट बढ़ जाए पेरिस्टाल्टिक, और जो है डायरिया हो सकता है। तो ये जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या रहता है आपका, डायरिया, वोमिटिंग भी रहेगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रेशर शॉट जो साइट है बेटा जी बाहर वाली, जहाँ पे आपने अच्छे से जो है ये ग्लोव्स वगैरह नहीं रखे और वहां पे आपने क्योर नहीं किया तो प्रेशर सॉर बन जाएगा। तो ये जो क्या है बेटा जी, कॉम्प्लिकेशंस है किसके, एनजी ट्यूब के। क्वेश्चन ये पूछा गया था पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के अंदर कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहना है किसका, आपके एनजी ट्यूब का, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का, तो वो क्या रहना है, तो वो रहना है बेटा जी आपके क्या, डायरिया। क्या रहना है सर जी, डायरिया रहना है क्या, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो हमने पढ़ा है एनजी ट्यूब के बारे में पूरा। और एनजी ट्यूब जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जो एकेडमिक बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्जामिनेशन की, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक सा टॉपिक है, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को तुम गलत ना करो इसके लिए हमने ये सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो आप जो है क्लास में आए हो तो क्लास को क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक करना ना भूले, और आप इसको शेयर करना ना भूले। फिर अपन मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, और आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि सर जो है आप इस टॉपिक पे वीडियो लाइए, कुछ कम समय के अंदर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए बेटा जी, चलिए आज के लिए इतना, शब्बा खैर।